बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर और आफिस से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS 504 का लेक्चर नंबर 7 कवर करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम सोर्स एंड सिंक एनालिसिस से स्टार्ट करेंगे। दोस्तों प्रीवियस लेक्चर में आपने डिफरेंट मॉडल्स देखे थे, जिसमें हम अपनी रिक्वायरमेंट को गैदर करते हैं, मतलब इकट्ठा करते हैं, और उसके बाद फिर उसका जो है वो डिफरेंट डायग्राम्स के थ्रू उसका जो है शेप ड्रा करते हैं कि हमारी इसमें एक्टिविटीज़ कौन सी हैं और उसके बाद हमारे एक्टर्स कौन से हैं, और एक्टिविटीज़ को आपको पता हमने यूज़ केस का नाम दिया था। अच्छा, जब दोस्तों आप रिक्वायरमेंट गैदरिंग करते हो तो उस दौरान आप अपना डाटा जब कलेक्ट करते हो, इकट्ठा करते हो, तो उसके बाद उसको उसको एनालिसिस भी किया जाता है। ठीक है, सिर्फ खाली डाटा को इकट्ठा नहीं किया जाता, बल्कि उसके बाद उस डाटा के ऊपर एनालिसिस भी किया जाता है कि आया कि डाटा कहाँ से आ रहा है और कहाँ पे जाएगा, मतलब डाटा की इनपुट क्या है, ठीक है, और इसकी आउटपुट क्या होगी। तो इसको कहते हैं डाटा को एनालिसिस करना। अब यहाँ पे दोस्तों जो हम डाटा को एनालिसिस करने के लिए जो सिस्टम यूज़ करेंगे, जो मॉडल यूज़ करेंगे, उसको हम कहते हैं सोर्स एंड सिंक एनालिसिस मॉडल। ठीक है, तो यहाँ पे देखें लिखा भी हुआ है, द प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग रिक्वायरमेंट्स इन्वॉल्व्स केयरफुल एनालिसिस ऑफ सोर्स एज वेल एज द सिंक्स ऑफ इंफॉर्मेशन। कि एक ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू हम अपनी तमाम की तमाम जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको वेरीफाई करते हैं, उनका एनालिसिस करते हैं। तो ऐसे एनालिसिस सिस्टम को हम सोर्स एंड सिंक एनालिसिस कहते हैं। तो ये तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब आगे फर्दर बात कर लेते हैं कि सोर्स क्या है और सिंक क्या होता है। दोस्तों सोर्स बेसिकली वो पॉइंट होता है, वो ओरिजिन होता है जहां से हमारी इंफॉर्मेशन आ रही होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखें लिखा हुआ डेफिनेशन, सोर्स ऑफ रिक्वायरमेंट्स आर द ओरिजिन्स फ्रॉम वेयर द कोरिस्पोंडिंग बिजनेस प्रोसेस इज इनिशिएटेड। कि यानी जिस पॉइंट से, जिस जगह से, जिस ओरिजिन से आपकी इंफॉर्मेशन आपको रिसीव हो रही है, आ रही है, मिल रही है, उसको हम सोर्स कहेंगे। ठीक है, और सिंक किसे कहते हैं? सिंक कहते हैं जहां पर आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो जा रही है, मतलब जहां पर कंज्यूम हो रही है, जिस ओरिजिन की तरफ, जिस पॉइंट की तरफ, उसको हम सिंक कहते हैं। तो अगर मैं और सादा अल्फाज में आपको बताऊं तो सोर्स कहते हैं इनपुट को, सोर्स किसे कहते हैं? इनपुट को, और सिंक कहते हैं आउटपुट को। अब हम इसको, ये जो हाईलाइट किया हुआ है ये तो हम पढ़ेंगे ही, लेकिन आपको जो ये तो डेफिनेशन लिखी हुई है, ये डेफिनेशन आपको मैं बता देता हूँ, अभी समझा भी देता हूँ। ये डेफिनेशन आपने समझनी है, ठीक है, समझनी है, और उसके बाद इसको याद करना है। ये डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आपको सोर्स और सिंक की अच्छे से समझ आए। तो मैंने आपको बड़ी सादा अल्फाज में बताया कि सोर्स बेसिकली आपकी इनपुट होती है, कि जो आपको इनपुट रिसीव हो रही होती है ना, उसे हम सोर्स कहते हैं, और सिंक कहते हैं जो आपकी आउटपुट होती है। ठीक है, अब छोटी सी एग्जाम्पल से समझते हैं। आपके पास एक एग्जाम सिस्टम है, ठीक है, उसमें आपका जो टीचर है वो स्टूडेंट का रिजल्ट जो है, स्टूडेंट का जो रिकॉर्ड है, स्टूडेंट का जो रिजल्ट है वो इनपुट करता है, मतलब एंटर करता है। तो यहाँ पे दोस्तों जो टीचर है वो क्या होगा फिर? टीचर जो है वो यहाँ पे एक सोर्स है। वो सोर्स क्यों है? क्योंकि टीचर है जो आपकी इनपुट जो है वो एंटर कर रहा है, जो आपका रिजल्ट स्टूडेंट का जो है वो एंटर कर रहा है। अब जब टीचर ने वो रिजल्ट सॉफ्टवेयर के अंदर या सिस्टम के अंदर एंटर किया, तो मुझे ये बताएं वो रिजल्ट अब देखेगा कौन? वो रिजल्ट देखेंगे स्टूडेंट्स। वो रिजल्ट कौन देखेंगे? स्टूडेंट्स देखेंगे। तो यहाँ पे देखें, जो रिजल्ट था वो इनपुट किसने किया, एंटर किसने किया? टीचर ने। तो टीचर क्या हुआ? सोर्स हुआ। और जो आपका रिजल्ट देखा किसने, एज जो आपका रिजल्ट था एज ए आउटपुट, वो किसने देखा, व्यू किसने किया? स्टूडेंट ने। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या है? सिंक है। समझ आई बात की? तो दोस्तों ये डिफरेंस है कि सोर्स वो पर्सन, वो ऑर्गेनाइजेशन या वो एक्सटर्नल एंटिटी होती है जो आपका डाटा इनपुट कर रही होती है, और सिंक बेसिकली वो पर्सन, वो ऑर्गेनाइजेशन या वो एक्सटर्नल एंटिटी होती है जो आपका डाटा जो है वो आउटपुट के तौर पर यूटिलाइज कर रही होती है, यूज कर रही होती है। तो यहाँ पे देखिए मैं बड़ी अच्छी एग्जांपल से आपको समझा दिया कि जैसे देखें हमारे सिस्टम में रिजल्ट इनपुट किसने किया? टीचर ने। तो टीचर यहाँ पे क्या होगा? सोर्स होगा। और स्टूडेंट ने चूंकि उस रिजल्ट को व्यू किया एज ए आउटपुट के तौर पर, तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या होगा? सिंक होगा। ठीक है, तो सोर्स जो है वो कोई पर्सन भी हो सकता है, वो कोई ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, और कोई एक्सटर्नल एंटिटी भी हो सकती है। ऐसे ही जो सिंक है, मतलब जो
आउटपुट है जो आपकी यूटिलाइज हो रही है वो जो है कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है और कोई एक्सटर्नल सिस्टम यानी एंटिटी भी हो सकती है। ठीक है, अब पेपर में आपको अगर आता है सोर्स एंड सिंक एनालिसिस लिखें तो आप ये अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं। पहले सोर्स के बारे में बताएं, फिर सिंक के बारे में बताएं, फिर जो मैंने आपको एग्जांपल दिया है ये बता दें और फिर साथ शॉर्टली बता दें कि इनपुट बेसिकली सोर्स कहलाती है, आउटपुट बेसिकली सिंक कहलाता है। बाकी इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, सोर्स ऑफ रिक्वायरमेंट्स आर द ओरिजिन फ्रॉम वेयर द कोरिस्पोंडिंग बिजनेस प्रोसेस इज इनिशिएटेड। मतलब वो पॉइंट या वो ओरिजिन जहाँ पे हमें इनपुट मिल रही होती है, जिस जगह से हमें जो इन रिक्वायरमेंट्स हैं वो मिल रही होती हैं, उसे हम सोर्स कहते हैं। और यहाँ पे सिंक की डेफिनेशन देखिए लिखी हुई है, सिंक इज द कंज्यूमर ऑफ सर्टन इन्फॉर्मेशन, के उस वो जो इन्फॉर्मेशन हमें सोर्स के थ्रू हासिल हुई थी उस इन्फॉर्मेशन को जो कंज्यूम करेगा, जो मतलब उसको यूटिलाइज करेगा, उसको हम क्या कहेंगे, सिंक कहेंगे। ठीक हो गया जी। तो बाकी ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी मैंने कवर करवा दिया, और अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है सोर्स एंड सिंक एनालिसिस तो वो भी मैंने आपको कंप्लीट बता दिया है। तो ये आपने बाकी कर लेना, जो जो चीज़ें मैंने हाईलाइट की हैं इसको अच्छे से बाकी कर लीजिएगा। अच्छा, उसके बाद दोस्तों नीचे देखें लिखा हुआ है, source and sync analysis, the analysis determines all the source of requirements and where do these requirements consume। यानी वो कह रहे हैं सिंक एंड सोर्स एंड सिंक एनालिसिस बेसिकली एक ऐसा एनालिसिस होता है जिसमें हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि वो कौन कौन से रिक्वायरमेंट्स हैं जो एज ए सोर्स इस्तेमाल होंगी और वो कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है जो एज ए सिंक इस्तेमाल होंगी, या वो जो रिक्वायरमेंट है वो उनका सोर्स क्या होगा, मतलब वो आएंगी कहाँ से, और जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो कंज्यूम कहाँ पे होंगी, तो इसे सोर्स एंड सिंक एनालिसिस कहते हैं। तो यहाँ पे देखें नीचे सारे ने लिखा भी हुआ है, इनपुट जो है वो सोर्स कहलाती है, आउटपुट जो है वो आपकी सिंक कहलाती है। मैं उम्मीद करता हूँ इस टॉपिक की आपको बड़े अच्छे से समझ आ गई है। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं जी। अगला दोस्तों टॉपिक है प्रोसेस मॉडल्स। अब दोस्तों व्हाट इज मॉडल, मॉडल क्या होते हैं? मॉडल बेसिकली हमारे पास किसी भी सॉफ्टवेयर को जब हम डेवलप करते हैं या एक्सपेक्ट करते हैं अपनी रिक्वायरमेंट्स को ऑफ द सिस्टम, तो इसे दोस्तों हम कहते हैं मॉडल। ये एक मॉडल है। तो मॉडल के अंदर हम अपने सॉफ्टवेयर की सारी रिक्वायरमेंट को जो है वो एक्सप्रेस करते हैं, डेवलप करते हैं, और साथ ही साथ उनको जो है वो पिक्टोरियल फॉर्म के अंदर जो है वो डिफाइन करते हैं ईच स्टेप्स को। तो यानी कहने का मतलब ये दोस्तों, जब आप किसी भी सिस्टम को डेवलप करते हो ना, बनाते हो, तो उस सिस्टम के अंदर सिर्फ कोडिंग नहीं होती, कोडिंग जस्ट उसका एक फेज़ है, लेकिन उस कोडिंग से पहले आप अपने पूरे के पूरे सिस्टम की रिक्वायरमेंट गैदर करते हो, इकट्ठी करते हो, फिर उसके बाद उसका एनालिसिस करते हो, फिर उसको लॉजिकल डिज़ाइन में ड्रा करते हो, मतलब उसकी जैसे उसकी यूज़ केस डायग्राम बनाई आपने उसकी क्लास डायग्राम, मतलब डिफरेंट डायग्राम में उसको एक्सप्रेस करते हो, बताते हो कि आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो कैसे 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 वर्क करेंगी और उनका सोर्स क्या होगा, उनका सिंक क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें आप जिसमें बताते हो ये आपका मॉडल कहलाते हैं, प्रोसेस मॉडल्स कहलाते हैं। तो ये देखने लिखा भी होगा, कहता है मॉडल्स आर पिक्टोरियल एंड कंटेन एक्सप्लेनेशन ऑफ द डायग्राम्स। कि हमारे पास जो मॉडल होते हैं वो बेसिकली पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन होती है किसी भी डायग्राम की। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट कंसेप्ट आता है, तो ये आपका छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन, एज ए शॉर्ट क्वेश्चन आप याद करना आपने प्रोसेस मॉडल क्या होते हैं। तो ये आपने 2 लाइन्स लिख देनी है। नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारे पास बिजनेस डोमेन। अब बिजनेस डोमेन क्या होती है दोस्तों? बिजनेस डोमेन बेसिकली वो एरिया होता है कि जिसमें हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि हम जो सिस्टम बना रहे हैं वो उसकी डोमेन क्या है। तो मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि डोमेन बेसिकली वो हदूद होती है जिसके अंदर आपका सिस्टम यूज़ होगा। लाइक जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर आपको बताता हूँ कि बिजनेस डोमेन क्या चीज़ है। जैसे आपने एक सिस्टम बनाना है स्कूल के लिए, तो मुझे बताएं उस सिस्टम की डोमेन क्या होगी? एजुकेशन। क्योंकि जो आप सिस्टम बना रहे हो वो एक एजुकेशन सिस्टम है, वो स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में यूज़ होगा। ठीक है, तो उसकी डोमेन फिर क्या हुई? उसकी बिजनेस डोमेन क्या हुई? उसकी बिजनेस डोमेन हुई एजुकेशन। ऐसे ही आपने एक सॉफ्टवेयर क्रिएट करना है किसी ऐसी कंपनी के लिए जो कि कार मैन्युफैक्चर करती है, जो क्या करती है? कार्स मैन्युफैक्चर करती है। तो इसका मतलब है आपकी जो बिजनेस डोमेन है वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। वो क्या है? मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि कार डिज़ाइन कर रही है, जो भी चीज़ डिज़ाइन कर रही है, तो वो मैन्युफैक्चरिंग डोमेन है आपके बिजनेस डोमेन। यहाँ पे बिजनेस डोमेन क्या होगी? मैन्युफैक्चरिंग। ऐसे ही आपने एक सिस्टम बनाया जो कि आपकी प्रोडक्ट को सेल करता है, तो इसका मतलब है आपकी जो बिजनेस डोमेन है क्या, यहाँ पे जो बिजनेस आपके सिस्टम की जो बिजनेस डोमेन होगी वो क्या होगी? सेलिंग होगी, परचेजिंग होगी, सेलिंग एंड परचेजिंग होगी। ठीक है, तो अंडरस्टैंड कर रहे हो? तो यानी कहने का मतलब ये है दोस्तों, जब भी आप अपना कोई भी सिस्टम रेडी करते हो तो सबसे पहले आप उसकी डोमेन आइडेंटिफाई करते हो, उसकी बिजनेस डोमेन।
आइडेंटिफाई करते हो कि ये जो सिस्टम है इसकी डोमेन क्या है, मतलब ये कहाँ पे किस हदूद में यूज़ होगा, एजुकेशन डिपार्टमेंट में यूज़ होगा, ये सेलिंग एंड परचेजिंग डिपार्टमेंट के लिए यूज़ होगा, ये मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट के लिए यूज़ होगा, किसके लिए यूज़ होगा। तो मतलब जिस तरह की डोमेन जिस तरह की हदूद के अंदर आपका सिस्टम यूज़ होगा वो उसकी बिजनेस डोमेन कहलाती है। और इसी बिजनेस डोमेन के अंदर हम उसका सोर्स एंड सिंक्स भी आइडेंटिफाई करते हैं कि मतलब जो इन्फॉर्मेशन है उसका सोर्स क्या होगा, मतलब उसकी इनपुट कहाँ-कहाँ से आएगी, और उसका सिंक मतलब उसकी आउटपुट कहाँ-कहाँ यूज़ होगी, यूटिलाइज़ होगी। समझ रहे बात को? तो बिज़नेस डोमेन की उम्मीद है आपको समझ आ गई है। उसके बाद दोस्तों लॉजिकल सिस्टम मॉडल के अंदर बेसिकली हम अपने सिस्टम को जो है वो डिफरेंट अपने सिस्टम की जो एक्टिविटीज़ हैं या जो अपने सिस्टम की प्रोसेसेस हैं, उनको डिफरेंट डायग्राम्स की फॉर्म के अंदर जो है वो अ, बयान करते हैं या ड्रा करते हैं। तो उसको हम लॉजिकल सिस्टम मॉडल्स कहते हैं। अब लॉजिकल सिस्टम मॉडल के अंदर सबसे पहला जो मॉडल है वो है जी बिज़नेस प्रोसेस मॉडल। क्या है? यहाँ पे जो सबसे पहला लॉजिकल सिस्टम मॉडल बयान किया गया वो है जी बिज़नेस प्रोसेस मॉडल। तो जैसे मैंने आपको बताया मॉडल लॉजिकल सिस्टम मॉडल क्या होते हैं, जिसमें हम अपने सिस्टम की एक्टिविटीज़ और प्रोसेसेस को जो है वो डायग्रामेटिकली फॉर्म के अंदर जो है वो डिस्क्राइब करते हैं, ड्रा करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले जिस मॉडल के बारे में बताया जा रहा है वो है जी बिजनेस प्रोसेस मॉडल। अब बिजनेस प्रोसेस मॉडल क्या होता है? कहते हैं द फर्स्ट मॉडल दैट वी विल लुक एट इज कॉल्ड द बिजनेस प्रोसेस मॉडल। कहते हैं यहाँ पे हम सबसे पहले जिस प्रोसेस मॉडल की बात करेंगे उसको हम बिजनेस प्रोसेस मॉडल कहते हैं। दिस मॉडल प्रोवाइड्स अ हाई लेवल पिक्टोरियल व्यू ऑफ द बिजनेस प्रोसेस। तो ये इंपॉर्टेंट इसकी डेफिनेशन होगी आपकी बिजनेस प्रोसेस मॉडल की, कि बिजनेस प्रोसेस मॉडल दोस्तों एक ऐसा मॉडल, ये आपने इसकी सिर्फ डेफिनेशन याद करनी है, बाकी ये जो है ना इसकी एक एग्जांपल साथ समझा रहे हैं, इसको जस्ट मैं आपको रीडिंग व्यू के मतलब ओनली रीडिंग के लिए आप इसको पढ़िएगा ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो कि बिजनेस प्रोसेस मॉडल के अंदर बेसिकली हम किस तरह से अपने डिफरेंट एक्टिविटीज़ को एक पिक्चर की फॉर्म के अंदर जो है ड्रा करते हैं। ठीक है, तो इसकी अंडरस्टैंडिंग करने के लिए हम नीचे जाके इसकी जो एक एग्जांपल है उसको अच्छे से रीड करेंगे, ओनली रीड। आपने सिर्फ रीड करोगे ना तो आपको समझ आ जाएगी, बाकी जो मेन चीज़ है ना समझने वाली और इसको याद करने वाली वो ये वाली है, सिर्फ इतनी जो मैंने हाईलाइट की है। ठीक हो गया? तो कहता है पहले मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हमने सबसे पहले जिस प्रोसेस मॉडल की बात करेंगे वो है बिजनेस प्रोसेस मॉडल, और उसके बारे में उसने बताया क्या बताया, दिस मॉडल प्रोवाइड्स अ हाई लेवल पिक्टोरियल व्यू ऑफ द बिजनेस प्रोसेस, कि हमारे बिजनेस जो प्रोसेस है उसका एक हाई लेवल पिक्टोरियल मतलब एक पिक्चर की फॉर्म में जो मॉडल व्यू हमें दिखाता है ना, उसको हम कहते हैं बिजनेस प्रोसेस मॉडल। आगे दिस मॉडल कैन बी यूज्ड एज अ स्टार्टिंग पॉइंट इन गिवन द बेसिक ओरिएंटेशन टू द रीडर ऑफ द डॉक्यूमेंट। कहता है इस मॉडल के अंदर बेसिकली हम क्या करते हैं, अपने तमाम के तमाम स्टार्टिंग पॉइंट्स जो होते हैं, मतलब जहाँ से हमारे सिस्टम की वर्किंग स्टार्ट होगी, उन तमाम की तमाम एक्टिविटीज़ या अपने स्टार्टिंग पॉइंट को बहुत ही बेसिक ओरिएंटेशन के अंदर बयान करते हैं। बेसिक मतलब बहुत ही जनरल ओरिएंटेशन, जिसको एक सिंपल जो पर्सन है वो भी रीड कर सकता है इजीली, मतलब उसको अच्छे से विदाउट एनी कम्प्लेक्सिटी, मतलब विदाउट किसी भी कम्प्लेक्सिटी के हम जो है बहुत ही सिंपल ओरिएंटेशन के अंदर, बहुत ही सिंपल वे के अंदर जो है अपने तमाम के तमाम स्टार्टिंग पॉइंट्स या अपनी एक्टिविटीज़ को जो है वो एक पिक्चर की फॉर्म में ड्रा करते हैं, ताकि हमारा जो रीडर है अपने हमारे डॉक्यूमेंट्स को बहुत ही ईजी वे में समझ सके। दोस्तों ऐसे मॉडल को या ऐसे प्रोसेस मॉडल को हम कहते हैं बिजनेस प्रोसेस मॉडल। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी कि बिजनेस प्रोसेस मॉडल क्या होता है। अब यहाँ पे एक छोटे से हॉस्पिटल की एग्जाम्पल से समझा रहे हैं। बेसिकली ये एग्जाम्पल है, ठीक है, इस एग्जाम्पल में बस आपने ये समझना है कि हम बिजनेस प्रोसेस मॉडल के अंदर अपने सिस्टम को किस तरह एक पिक्चर फॉर्म में बयान करते हैं। तो ये देखें, ये एक पूरे हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम की जो बिजनेस प्रोसेस मॉडल है ना, ये बना हुआ है। देखें पिक्चर की फॉर्म में उन्होंने तमाम की तमाम एक्टिविटीज़ को बयान किया कि कौन सी एक्टिविटीज़ कैसे कैसे जो है वो वर्क करेंगी, और उसमें सोर्स क्या होगा, उसमें सिंक क्या होगा। दोस्तों एक और चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, लेक्चर नंबर 7 के अंदर एक तो ये आपने समझा कि बिजनेस पर्सन मॉडल क्या होता है। उसके बाद मैं आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपकी जो सोर्स एंड सिंक की डेफिनेशन है ये इंपॉर्टेंट है आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद आपका ये भी इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के सर आपको एक एक मतलब सिनेरियो दे सकते हैं और उसमें कह सकते हैं कि इसमें मुझे सोर्स आइडेंटिफाई करके दो और सिंक आइडेंटिफाई करके दो। तो जैसे मैंने देखें आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल में आइडेंटिफाई करके दिया कि जैसे टीचर यहाँ पे क्या था, सोर्स था, और स्टूडेंट क्या था, सिंक था। ऐसे सारे भी आपको कोई सिनेरियो दे सकते हैं और कह सकते हैं कि इसमें मुझे तमाम के तमाम सोर्स आइडेंटिफाई करके दो और मुझे तमाम के तमाम सिंक आइडेंटिफाई करके दो। ठीक है, तो इसलिए आपको सोर्स और सिंक मैंने बड़े अच्छे से समझाया है, एक्सप्लेन किया, ताकि आपको अच्छे से कोई भी सिनेरियो अगर दिया जाए तो आप इजीली उसमें सोर्स और सिंक जो है वो फाइंड कर सको। तो बड़े ही इजी वे में मैं आपको बताया कि वो तमाम की तमाम मतलब पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन या एंटिटीज़ जो आपकी इनपुट एंटर करती हैं, इनपुट या इन्फॉर्मेशन ऐड कर रही होती है सिस्टम के अंदर, उसे हम सिंक सोर्स कहते हैं। और जो उस इनपुट या इन्फॉर्मेशन को यूटिलाइज कर रहे होते हैं कोई भी पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन, वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, सिंक कहलाते हैं।
अच्छा, यहाँ पे ये जो सिनेरियो है ये एक एग्जांपल है। इस एग्जांपल को जस्ट आपने यहाँ पे देखिए, मैंने ऊपर लिखा भी हुआ है ओनली रीड, आपने इसको जस्ट रीड करना है तो आपको बिजनेस प्रोसेस मॉडल की समझ आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले उन्होंने वन बाय वन आपको स्टेप्स की फॉर्म में बताया कि किस तरह से ये डायग्राम आपको क्या बयान कर रही है। तो देखिए सबसे पहले वो बता रहे हैं आप पेशेंट, मैं आपको जस्ट एक दो पॉइंट पढ़ के सुनाऊंगा जिससे आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हो जाए, इसलिए मैंने आपको कहा कि बाकी आप रीडिंग खुद करिएगा। अच्छा जी, अ पेशेंट मे कम टू विजिट इन पेशेंट डिपार्टमेंट और आउटपुट पेशेंट डिपार्टमेंट। कहता है सबसे पहले स्टेप ये होगा कि जब कोई पेशेंट हॉस्पिटल आएगा तो सबसे पहले वो अपना अकाउंट रजिस्टर करेगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर वो कहाँ विजिट करेगा, फिर वो कहाँ पेशेंट डिपार्टमेंट के अंदर विजिट करेगा, ठीक है, या फिर वो आउटपुट पेशेंट डिपार्टमेंट के अंदर जो है वो विजिट करेगा। ये उसका ये पहला स्टेप है हमारे सिस्टम का। दूसरा स्टेप क्या कहता है, सिस्टम डिटरमाइंस इफ ही इज अ कंपनी पेशेंट और अ प्राइवेट पेशेंट। कहता है दूसरा स्टेप ये होगा कि हमारा जो सिस्टम है वो आइडेंटिफाई करेगा, डिटरमाइन करेगा, देखेगा कि ये जो पर्सन है ये कंपनी पेशेंट है या प्राइवेट पेशेंट, ठीक है। उसके बाद स्टेप नंबर 3, फॉर अ कंपनी पेशेंट सिस्टम वेरीफाइज हिम, कि अगर वो कंपनी पेशेंट है तो उससे कोई भी पैसे नहीं लिए जाएंगे, उसे डायरेक्ट जो सिस्टम क्या कर देगा, वेरीफाई कर देगा, ठीक है। उसके बाद स्टेप नंबर 4 के अंदर उसने क्या बता रहा है, कहता है फॉर एन ओपीडी मतलब आउटपुट पेशेंट डिपार्टमेंट सिस्टम विल इशू अ चिट to the patient and inform him about his number and the consultant to whom he has to consult, and he will have to wait for this turn। कहता है उसके बाद क्या होगा कि हमारे पास जो पेशेंट है अगर वो प्राइवेट पेशेंट है तो सबसे पहले सिस्टम क्या करेगा, उसे एक चिट देगा और उस चिट की बुनियाद पर वो पेशेंट जो है वो पेमेंट करेगा, और उसकी जब पेमेंट हो जाएगी उसके बाद सिस्टम जो है वो उसे इन्फॉर्म करेगा कि आपने किस डॉक्टर को, ठीक है, पेशेंट एंड इन्फॉर्म हिम, अच्छा ठीक है, पेशेंट फिर क्या करेगा, उसे अपना नंबर इशू करेगा, या सॉरी पेशेंट को नंबर इशू किया जाएगा, वो जारी बात है उसके बारी का नंबर, कि मतलब आपकी कौन से नंबर पे बारी आएगी, तो उसे नंबर इशू किया जाएगा और साथ उसे ये भी बताया जाएगा कि आपने किस डॉक्टर को जो है चेकअप करवाना है, ठीक है, और फिर साथ उसे जो है वेट का भी कहा जाएगा कि आपकी अपनी टर्न का जो है वो क्या करो, वेट करो। तो दोस्तों बेसिकली ये सारे, बाकी आप खुद भी रीड कर सकते हो, बेसिकली आपको ये पढ़ के सुनाने का, ये समझाने का मकसद मैं सिर्फ इतना था कि ये जो आपको पिक्चर की फॉर्म के अंदर बिजनेस प्रोसेस मॉडल दिखाया जा रहा है, इस पिक्चर का बेसिकली मतलब ये है, जो नीचे आपको स्टेप्स लिखे हुए हैं कि कैसे कैसे कौन कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म होगी, किस तरह आप अपने सिस्टम के अंदर डिफरेंट एक्टिविटीज़ को किस तरह से परफॉर्म करोगे। तो इस पिक्चर के ये स्टेप्स उन्होंने नीचे लिखे हुए हैं, तो इनको आपने जस्ट रीड करना तो आपको समझ आ जाएगी कि बिजनेस प्रोसेस मॉडल के अंदर जो पिक्चर होती है वो उसमें किस तरह से एक्टिविटीज़ को परफॉर्म किया जाता है या किस तरह से उनका क्या मतलब होता है। तो यहाँ पे दोस्तों यही सारी चीज़ें आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पे एक लास्ट पे एक इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है, कहता है इन अ बिजनेस प्रोसेस डायग्राम, ये अच्छे से आपने पढ़नी है क्योंकि ये आपके पेपर में भी सारा आपसे कुछ पूछ सकते हैं कि बिजनेस प्रोसेस मॉडल में कौन से पॉइंट जो हैं, पॉइंट आर इंपॉर्टेंट एंड शुड बी नोटेड, कि कौन से पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कहता है सबसे पहले बिजनेस प्रोसेस मॉडल में जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो हैं जी, इट डज नॉट डिस्क्राइब द ऑटोमेटेड सिस्टम। कि सबसे पहला पॉइंट ये है कि बिजनेस प्रोसेस मॉडल के अंदर आपका जो ऑटोमेटिक सिस्टम है उसको डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता या उसको डिस्क्राइब नहीं किया जाता। आगे, इट ओनली रिफ्लेक्ट द एग्जिस्टिंग प्रोसेस ऑफ द यूज़र। कहता है ये जो है ना ओनली रिफ्लेक्ट करता है एग्जिस्टिंग प्रोसेस ऑफ द यूज़र को टू हेल्प सॉफ्टवेयर इंजीनियर एनालिटिक्स इन अंडरस्टैंडिंग बिजनेस डोमेन्स। कहता है ये बेसिकली इस बिजनेस प्रोसेस मॉडल के अंदर हम अपने जो एग्जिस्टिंग प्रोसेस हैं यूज़र के वो रिफ्लेक्ट करते हैं ताकि हमारे जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं उनको हेल्प मिल सके कि वो अपनी बिजनेस डोमेन जो है उसको अंडरस्टैंड कर सकें। और तीसरा पॉइंट, तो ये पॉइंट आपके एमसीक्यूज के लिहाज से और शॉर्ट के लिहाज से जो है इंपॉर्टेंट है, ये 3 पॉइंट इनको आपने पढ़ लेना। बाकी जो ऊपर वाले ये जो हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं ये जस्ट आपकी डिस्क्रिप्शन है, जो ऊपर डायग्राम आपको एक एग्जांपल के तौर पर दिखाई गई थी वो आपने जस्ट रीड करना है। उसके बाद लास्ट पॉइंट क्या, इट मे कंटेन इन्फॉर्मेशन और ऑन प्रोसेसेस। कहता है ये जो है कंटेन करता है डिफरेंट इन्फॉर्मेशन को, किसके ऊपर, डिफरेंट प्रोसेसेस के ऊपर, दैट नीड नॉट बी ऑटोमेटेड। कहता है जिनको ऑटोमेट करने की जरूरत नहीं होती है उन प्रोसेसेस के ऊपर ये जो बिजनेस प्रोसेस डायग्राम है ये क्या करती है, इंफॉर्मेशन को कंटेन करती है। समझ आ गई। तो ये 3 पॉइंट जो हैं वो आपके बिजनेस प्रोसेस डायग्राम के लिहाज से इंपॉर्टेंट थे जो मैंने आपको बता दी हैं।
तो ये यहाँ पे दोस्तों आपका लेक्चर कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई पॉइंट समझ ना आया हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल मैं आपके रिप्लाई का आंसर करूँगा। बाकी मैं फिर भी उम्मीद करता हूँ कि मैंने जितना ईजी भी मैं आपको समझाया, तो इंशाल्लाह आपको हर पॉइंट की चीज़ समझ आई होगी। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।